नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक चेची और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चेची एजुको। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था और आपको बताया था कि हमारे इंटरव्यू सीरीज में मैं लेकर आऊंगा हमेशा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे मार्गदर्शकों। इसी कड़ी में मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 एग्जाम में ईएएफएम इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपर सुधीर यादव से। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे मित्र सुधीर यादव, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान सरकार की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में ईएफएम सब्जेक्ट में टॉप किया था और समूचे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये आपको बताएंगे कि कैसे इनकी ये जर्नी रही, किस प्रकार रही। हमने तो इनकी जर्नी अक्सर देखी है क्योंकि हम काफी अच्छे दोस्त हैं और हमारे मित्र मंडली में लगभग काफी लोगों का सिलेक्शन ईएफएम से हुआ था, हम खुद ईएफएम से थे। लेकिन आप लोगों तक पहुंचाएंगे आज हम इनकी जो भी जर्नी थी, जो भी इनकी स्ट्रेटजी थी, उन सबके बारे में आपको परिचित करवाना चाहेंगे। सुधीर जी, हम बहुत स्वागत करते हैं आज चेची एजुकेशन पर। मेरे से तो खैर आप मिलते रहते हैं, स्वागत करते हैं हम चेची एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर कि आप लोग आपने समय दिया अपना। तो कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने मुझे मौका दिया कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुधीर जी, सबसे पहला सवाल, मैं और जो भी व्यूअर्स हैं या जनरली जो कॉमर्स फील्ड से तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो इस कड़ी में मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि इस जर्नी को आप किस रूप से देखते हैं? क्या आप पहले से आश्वस्त थे एग्ज़ाम को लेकर कि मैं फर्स्ट रैंक तो आराम से ले लूँगा? नहीं, पहले से तो कोई आश्वस्त नहीं होता है। पहले से तो सिलेक्शन को लेकर भी श्योर नहीं थे कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी और प्रिपरेशन आगे बढ़ती गई, तो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया कि फर्स्ट रैंक का तो एंड तक कोई कंफर्म नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगी। बट हाँ, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो बेसिक से स्टार्ट किया। हालांकि सब्जेक्ट सबने पढ़े होते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, हर एक कैंडिडेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है, तो बेसिक सबके क्लियर होते हैं। बट उसको स्टार्टिंग से बेसिक्स तो क्लियर थे, बट उनको रिवाइज करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, उनको एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना, उनको बार बार रिवाइज करना, ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही, काफ़ी खुशी भी हुई, जैसे कि हम तो शुरू से ही आश्वस्त थे कि आप फर्स्ट रैंक आएंगे। लेकिन आप इस जर्नी को किस रूप से देखते हैं? क्यों, क्या ये जर्नी आपके लिए काफ़ी आसान रही है? इससे पहले आपका काफ़ी स्ट्रगल रहा, किस रूप में देखते हैं आप इस सफलता को? स्ट्रगल्स तो काफी रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये पहला ही एग्जाम था जिसमें मुझे सक्सेस मिली है। इससे पहले काफी एग्जाम्स दिए जिसमें फेल हुए, कुछ मार्क्स से रह गए, चाहे वो नेट जेआरएफ का ही रहा हो, या फिर पीएसटी एंट्रेंस टेस्ट रहे हो, या फिर दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हो, तो वहां पर सफलता नहीं मिली थी। बट जब ये वैकेंसी आई, उस टाइम पीएसटी में एडमिशन हुआ था, तो एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी मिली और मेरे फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा मिला, जिससे मुझे पढ़ने का मोटिवेशन मिला, और एक जो प्रिपरेशन का डायरेक्शन है वो मुझे मिला। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बेसिक से स्टार्ट किया। जैसे राजस्थान जीके थी, उसकी एबीसीडी भी नहीं आती थी, तो वहां से स्टार्ट किया। फिर जैसे सब्जेक्ट्स हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज या फिर बेसिक्स ठीक थे, क्योंकि मैंने पहले भी कॉलेज में 3-4 साल मैंने पढ़ाया है। तो वो जब मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस था वो काफी काम आया। तो मुझे पता था कि अगर मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ और खुद एज ए टीचर मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे काफी हेल्प मिली। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे, बट जो पूरी बुक्स है उनमें से किन टॉपिक्स को कवर करना है और कैसे कवर करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी इस प्रकार की जर्नी रही है, आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा रहा यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड सर्कल से एक चीज़ आ रहा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारा फ्रेंड सर्कल वाक़ई में इतना गज़ब था कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 एग्ज़ाम में हमारे फ्रेंड सर्कल के 100% कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम क्रैक किया था। 80% कैंडिडेट्स ने फाइनल सिलेक्शन, फाइनल जॉइन भी कर लिया। तो हमारा फ्रेंड सर्कल तो वाक़ई में अच्छा था, वो आपको अच्छे से मुखातिब हुए इस चीज़ से। मैं ये जानना चाहूँगा कि जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती है वो काफ़ी धैर्य मांगती है। ये वैकेंसी ऐसी नहीं कि आपने पढ़ाया, अचानक प्लान बनाया, हो गया। ये आपकी बहुत सालों की मेहनत मांगती है और इतने सालों की मेहनत में अगर एक ग्रामीण परिक्षेत्र से या एक जमीन से उठा हुआ आदमी है, तो उसका धैर्य कई बार डगमगा जाता है। कई बार वो असफल या छोटी-मोटी चीज़ों से असफलता महसूस करके वो कई बार अपने रास्ते से हटने की सोचता है और सोचता है कि ये उसके लिए नहीं बना। तो उन लोगों के लिए कुछ संदेश कि कैसे वो अपने धैर्य को मेंटेन रखें, कैसे उसके लिए प्लानिंग करें? देखिए, काफी फेलियर्स पहले आ चुके थे, तो इसके बाद रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये दिखाई दे रहा था कि ये लास्ट चांस है जो हमें मिला है, और इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको हमें ग्रैब करना चाहिए। तो काफी बार ऐसा होता था कि होपलेस हो जाते थे। जैसे
वैकेंसी आई थी, नवंबर में आई थी, उसके बाद एग्जाम था, एग्जाम जो स्टार्टिंग में होना था वो अप्रैल में होना था, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। तो एकदम से लगा कि काफी 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो प्रिपरेशन फाइनल स्टेज पर जा चुकी है, बट जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो एकदम से डिप्रेशन सा हो गया कि वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, जो प्लानिंग्स वगैरह करी थी। फिर 1-2 महीने का बीच में वो कोविड का सेकेंड वेव आई थी, उसमें पूरा मतलब गाड़ी ट्रैक से उतर गई थी, बट फिर वापस से लगा कि नहीं ऐसे तो काम चलेगा नहीं, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो ये पेशेंस तो देखिए होना चाहिए आपके अंदर। और ये ऐसा सिलेबस बहुत वास्ट है, और इतना भी वास्ट नहीं है कि हम कवर ना कर सके। कवर करने बैठते हैं तो कभी कभी तो लगता था कि 15 डेज में ही कवर कर जाएंगे, कभी तो ये लगता था कि सिलेक्शन श्योर है, कभी ये लगता था कि 56 में कहीं नाम ही नहीं आने वाला है। तो पेशेंस भी मांगती है, कई बार होपलेस भी होते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो सारे ही फेज होते हैं इसमें, 1-1.5 साल की जो जर्नी थी उसमें सारे ही फेज फेस किए। बट खुद को ये ध्यान रखना है कि वो आप पर हावी नहीं होने चाहिए। आपको जैसे टेंशन हो रही है तो चलो एक दिन टेंशन हो गई, बट वो ऐसा नहीं है कि आपके ज्यादा दिन तक वो हावी रही हो आप, ताकि आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसका। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टेंशन वगैरह होती है, या फिर कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर हमारी कमांड अच्छी नहीं है, या हमें लग रहा है कि इन टॉपिक्स को हम अच्छा कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, अपना पढ़ने का रूटीन थोड़ा चेंज करना चाहिए। मॉर्निंग में फ्रेश आवर्स में आपको स्पेशली जो सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं उनको पढ़ना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वो ग्रैब कर सके। तो यही स्ट्रेटेजी थी। देखिए सुधीर जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ इस चीज को लेकर, और ये भी सही है कि अगर आपकी लाइफ में सारी ही परिस्थिति, सारी सर्कमस्टेंसेस अच्छी हो, सब कुछ सही हो, तो फिर लाइफ लाइफ ही नहीं रह जाती। अगर कुछ अच्छा करने की सोची है या कुछ बड़ा करने की सोची है तो लाइफ में चुनौतियां जरूर आएंगी, और उन चुनौतियों से ही आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो इनको चुनौतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए, नहीं कि इनसे दूर भागना सीखिए। निसंदेह आप सफलता तक पहुंचेंगे। सुधीर जी, आप वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर रहे हैं एफएम विभाग से, और तो मैं ये जानना चाहूंगा कि रिसर्च का या आपकी शोध का आपकी सफलता से, आपके एग्जाम से कुछ इसका बेनिफिट रहा, या ये बाधक रहा, या किस प्रकार? नहीं, देखिए बाधक तो नहीं था। बाकी मुझे डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से, गाइड से सपोर्ट ही मिला है, क्योंकि टाइम टू टाइम उन्होंने भी हमें सजेशंस दिए थे प्रिपरेशन वगैरह के रिगार्डिंग। तो मुझे सपोर्ट ही मिला है, बाधक तो नहीं था, क्योंकि रिसर्च का अपना एक टाइम था कि कुछ टाइम हमें वहां स्पेंड करना है। बीच बीच में जो भी हमारी डीआरसीज वगैरह होनी थी या पेपर्स वगैरह का जो भी था वो टाइम दिया, बट पूरा फोकस था वो इसी वैकेंसी पर था, कि इसी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी पर ही पूरा अपना फोकस करना है। तो सपोर्ट ही मिला है, ऐसा नहीं था कि ये बाधक था जो रिसर्च वाला जो वर्क था वो। तो सुधीर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपको जैसा कि पता है कि राजस्थान सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो काफी कैंडिडेट्स हैं हमारे जो पिछली बार भी कई रह गए थे, या कुछ नंबर से जिनका आपकी बार सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। इसके अलावा काफी कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इसकी प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे, या आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई को संतुलित करें, या किस प्रकार उन्हें पढ़ना चाहिए? क्योंकि जनरली वीडियो भी सब देख रहे होंगे, तो उन लोगों को ये जानना चाहेंगे कि आखिर जनरल लोगों में ये परसेप्शन हो जाता है कि ये टॉपर है तो पता नहीं क्या पढ़ा होगा, या इसने कुछ अलग पढ़ा होगा, या हमसे हटकर इसकी दिनचर्या होगी या कुछ होगा। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि आपकी दिनचर्या लोगों से हटके थी, या आप ही हटके थे, या आपका कोई मटेरियल हटके था? देखो, ना तो मैं हटकर था, ना मटेरियल हटकर था, ना दिनचर्या हटके थी। वही रूटीन था जो हर एक कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहा था उसने फॉलो किया। लेकिन मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा और अग्रिम बधाइयां देना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस एग्जाम में, इस वैकेंसी में उनको सफलता मिले। और इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, बस यही था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जानते हैं, जैसे अशोक जी हैं, मुझे काफी टाइम से जानते हैं, तो किसी ने भी स्टार्टिंग में जब हम मिले थे या प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिलेक्शन भी हो जाएगा। कई बार ऐसे ही ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था कि किस किस बंदे का सिलेक्शन श्योर है, तो उसमें मेरा नाम भी नहीं था कि इस बंदे का सिलेक्शन श्योर है। तो ये तो देखिए किसी को नहीं पता होता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट जो बेसिकली है कि आप सबसे पहले प्लानिंग करिए कि आपको किस तरीके से इस वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी है। आप डिसीजन लीजिए, और फिर आपका बुक सिलेक्शन है वो बहुत मैटर करता है। आपको बहुत ज्यादा बुक्स अपने उसमें नहीं रखनी है, आप लिमिटेड बुक्स रखिए, बट एक ही बुक को आप बार बार पढ़िए। आप अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं कोई कुछ ऐसे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको तो आप बाद में एंड टाइम पर भी जब एग्जाम आने वाला होता है तब भी आप उनको याद कर सकते हैं। बट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना रूटीन बनाइए। आपको चाहे डेली आप 6 आवर्स निकाल पा रहे हैं, 8 आवर्स निकाल पा रहे हैं, 12 आवर्स निकाल पा रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं
जिन्होंने 6-7 घंटे ही पढ़ाई करके इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करी है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने 14-15 घंटे पढ़ाई करी है। तो मैं एवरेज स्टडी करता था, 10-12 घंटे मेरा रूटीन रहता था। बट कोशिश कीजिए कि वो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, पूरे मंथ में आप फॉलो कर रहे हैं। मंथ में 4-5 दिन वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं है, बट आप 25 डेज है उस रूटीन को फॉलो कीजिए और 10-12 घंटे जो भी आपके निकल रहे हैं आप निकालिए। और बाकी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, होपलेस होने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंस हो रहे हैं, बट आपका कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि आपके फ्रेंड सर्किल आपसे बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, वो तो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हम उनके सामने कुछ नहीं है। देखिए, उनका पढ़ने का तरीका अलग है, आपका पढ़ने का तरीका जो नेचुरल है वही रखिए और अपनी नेचुरल तरीके से अपनी स्टडी कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही बताया सुधीर जी, आपकी पूरी बात से पूर्णतः सहमत हूँ मैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपने सिलेक्शन से पहले काफ़ी कॉलेजेस में अध्यापन का कार्य भी किया, आपने पढ़ाया, तो बीच में मैं जहाँ तक मानता हूँ कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आपके ये सिलेक्शन। हाँ, बेनिफिशियल था क्योंकि मैंने पढ़ाया, मैंने बुक्स पहले से ही सेलेक्ट कर रखी थी। जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा उन्हीं बुक से मैं पढ़ाता था जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाया, फिर उन्हीं बुक से मैंने प्रिपरेशन करी। तो बार बार बुक्स चेंज नहीं करी, पता था मुझे, टॉपिक सा पता था कौन से टॉपिक्स में से कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। बार बार उन चीजों को रिवीजन किया, बस एक बार उन बुक्स को रिवाइज किया तो पता चल गया कि कितना अंडरलाइन कर लिया अपना कि कितना पढ़ना है मुझे, और फिर उनको बार बार रिवाइज किया। तो बुक्स का था। बाकी एमसीक्यू सोल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा, लास्ट प्रीवियस पेपर्स में जो आए हुए हैं, चाहे वो नेट के हों या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के हों, दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके, तो बाकी रेगुलरिटी होनी चाहिए और सिलेक्शन हो जाएगा। तो सुरेश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे की जर्नी को आप किस रूप से देखते हैं, कि आप किस प्रकार, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप उच्च शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाएंगे, काफ़ी कुछ क्रांतिकारी बदलाव भी आप लेकर आएंगे, क्योंकि युवाओं की ज़रूरत है इस फील्ड में कुछ अच्छा करने की। तो आप अपने आने वाली जर्नी को किस रूप में देखते हैं, क्या मतलब चाहते हैं आप, कि आप क्या अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आपका क्या रहेगा सपना? अब सपना तो पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही थे, फर्क सिर्फ इतना था, पहले प्राइवेट में थे, अब गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए हैं। तो बस यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपनी, जितने आपने सीखा है लर्न किया है उतना बच्चों में डिलीवर करना है, उनको करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस देना है। फ्यूचर में जैसे कॉमर्स से रिलेटेड भी क्या स्कोप्स हैं, कैसे किन एग्जाम्स की वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर दूसरे सेक्टर्स में भी अपना कैसे वो करियर बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग उनको गाइडेंस देना है। और बच्चों को बेस्ट देना है, जो हमने सीखा है अब तक, जो अर्न किया है और लर्न किया है वो बच्चों में डिलीवर करना है। और डेफिनेटली रिसर्च के फील्ड में भी कुछ अच्छा करना है ताकि आने वाली जनरेशन्स को अच्छा कुछ बेनिफिट मिल सके उसका। तो सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा समय निकाला, आप मुझसे मिलने भी आया, आज आपने इंटरव्यू दिया। साथ ही साथ हमारे जो देख रहे हैं दर्शकगण, जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी जुड़े हुए हमारे सब्सक्राइबर, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 आ गई है। अगर आपने सपना देखा है उस शिक्षा क्षेत्र में अपना कुछ मुकाम बनाने का, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। 1913 पदों की ये वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये, तो आप निस्संदेह इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार की भी कॉमर्स या फील्ड में किसी प्रकार की भी आपको कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की कोई चीज़ जाननी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखा है, आपको लग रहा है कि ये वाकई में कुछ वर्थ है हमारे लिए, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी कि आप लोगों ने हमारे समय निकाला। दर्शकों की तरफ से भी, तरफ से आपको बहुत थैंक यू।